इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोशंस का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद मी साहिल। मेरे साथ हैं मिस्टर राकेश रोशन एंड शशि रंजन। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। Thank you. सर आप दोनों में से कोई भी मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं सर? I do. यू डू दैट? Yes. सर आप? मैं बिलीव करता हूँ लेकिन बहुत थोड़ा। बहुत थोड़ा सा। सर पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए सर। कोई आपने कोई भी इच्छा रखी हो, कोई मैनिफेस्ट कुछ भी किया हो और वो पूरा हो गया हो सर, फिर मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कभी कुछ सोच के कुछ काम नहीं किया। ओके। मैं अपने इंस्टिंक्ट्स और कन्विक्शन से काम करता हूँ। सर लेकिन मेरी जो फिल्में हैं जो मैंने बनाई हैं वो सब मेरी कन्विक्शन से मैंने बनाई है। मैंने लोगों के मुझे अगर मेरे यूनिट में 200 आदमी हैं, उन्होंने सबने कहा कि ये मत बनाओ, ये नहीं चलेगी, फिर भी मैंने बनाया। और फिर उसने कमाल किया। नहीं, वही कन्विक्शन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि मेरे दिमाग में क्या है, मेरी इमेजिनेशन क्या है, मैं कैसे बनाने वाला हूँ इसको, कैसे प्रेजेंट करने वाला हूँ, अलग कहानी है। लेकिन बना दिया और बन भी जाती पर है। सर क्या आप जब 200 लोग हैं यूनिट में, 200 लोग खिलाफ होते थे, क्या आप उन्हें कभी कन्विंस करने की कोशिश करते थे? नहीं, वो अपने आप कन्विंस होते रहे, फिर अच्छा। होते रहते हैं। ओके। 2 दिन की छुट्टी हो गई, 3 दिन की छुट्टी हुई, अरे हमने ये तो नहीं सोचा था ये ऐसा शुरू होगा, अरे हमने ये तो नहीं सोचा, एक्टर्स भी। तो आस्ते आस्ते वो कन्विंस हो जाते थे। ओके, प्लीज सर। So manifestation is like hope and desire. It doesn't happen one time. It's constant. पूरी जिंदगी जैसे आप होप करते हैं, डिज़ायर करते हैं, मरती नहीं है आपके साथ। चाहे आप कितने ही संपन्न क्यों ना हो, कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कुछ होप, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स हो, वो कुछ ना कुछ रहती है कहीं ना कहीं। सो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि कोई एक ऐसा इंसिडेंट मैनिफेस्ट, किसी ज़माने में मैं ये करता था कि मैं मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो, फिर आप मैनिफेस्ट करते हैं कि आपकी आपकी मोहब्बत किसी उससे हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन हैज सर डजंट कंप्लीट स्टॉप। होता गया वो? कभी होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा। इट इज़ लाइक होप, समटाइम्स इट कम्स ट्रू, समटाइम्स इट डजंट। सर बॉम्बे में शेयरिंग फ्लैट्स में रहना पड़ता है, सो माय फ्लैटमेट इज अ सिनेमेटोग्राफर। ओके। एंड वी ऑलवेज डिस्कस कंटेंट कि भाई ये देखो ये देखो। सर स्टार्टेड रोशन। रोशन मैंने एक एपिसोड देखा, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन समय की कमी की वजह से पहला एपिसोड देख के छोड़ दिया। अब सुबह मैं जाके वापस देखा। कल मैंने लास्ट के 2 एपिसोड्स जो थे वो मैंने खत्म किए। आई वेंट टू द ऑफिस एंड कि क्या बना दिया है। मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट्री पर्सनली इटसेल्फ अमेजिंग। मुझे वो बहुत पसंद आया जब जहाँ से सीन कट होता है और जहाँ से कंटिन्यू होता है और फिर वहीं से जब नेक्स्ट सीन शुरू होता है, जो स्ट्रक्चर है उसका डॉक्यूमेंट्री का, वो बहुत पसंद आया मुझे। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहा कभी मुलाकात हो जाए तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि मतलब जब इतने सारे लोग मना कर रहे थे, व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको मदद करती थी कि नहीं करना तो है और करते रहना है और हो जाएगा? नहीं, एक तरीके का कन्विक्शन होता है जब आप कोई भी कहानी लेते हैं। मेरे साथ ऐसे होता था कि अगर मैंने 2 दोस्तों की पिक्चर बनाई खुद गर्ज, तो मेरी जगह कोई और होता तो वो उसी किस्म की पिक्चर बनाता। मैंने डायरेक्टली ऑपोजिट पिक्चर बनाई, हीरोइन ओरिएंटेड, खून मरी बाबू। तो वो भी कहानी टेढ़ी थी कि हस्बैंड को एंड में वाइफ मार देती है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये कामयाब नहीं होगी, पर मैंने सोचा कि ये मेरी कन्विक्शन है, देखते हैं। फिर मैंने किशन कन्हैया बनाई, जो मैं वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय रामा श्याम। देन आई मेड किंग अंकल। तो मैंने वेरियस किस्म के सब्जेक्ट बनाए विच केप्ट मी गिव मी स्लीपलेस नाइट्स, कि मैं ये कहानी तो ले रहा हूँ, मुझे ऑडियंस को बिलीव करवाना है ये कहानी को। क्योंकि क्या होता है जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, अगर पहले 10 मिनट में आपने ऑडियंस को अंदर खींच लिया तो दे स्टार्ट बिलीविंग एवरीथिंग व्हाटएवर यू शो। सर लेकिन कोई मिल गया बनाते वक्त आपको डर नहीं लगा? एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट और ऑडियंस से इस तरह की एक नई चीज को एक्सेप्ट करवाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है और था सर उस वक्त। बिल्कुल, बट आई हैड अ सन
Hrithik Roshan, who's a very fine actor, and he knows me very well and I know him very well. So he knew that मैं ये शूट कैसे करूँगा पिक्चर को, and I knew how he would act, and इसलिए हमने वो पिक्चर बनाई. सर मुझे प्लीज़ इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, मुझे डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताइए कि इसकी शुरुआत कब हुई बेसिक से और कितना वक़्त लगा इसको शूट होने में? और जब आप शूट कर रहे थे तो वो कौन-कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जो आपने रीलिव किए ड्यूरिंग द शूट? तो इसे करीब 2 साल से ज़्यादा लगा हमें रिसर्च और सारी चीज़ शूट करते हुए. और डॉक्यूमेंट्री जो है एज यू हैड मेंशन अर्लियर, अनलाइक फिक्शन कोई फिक्स चीज़ नहीं होती है कि अब फिक्शन जब आप बनाते हैं तो आपको मालूम है कहानी है, ये स्क्रीन प्ले है, ये डायलॉग है, एवरीथिंग इज़ प्री फिक्स्ड. Here you have an idea, you have a story which is there, okay, structured in your mind, and then you keep meeting people, taking their inputs, और उनके इनपुट भी एक कहानी बनाते रहते हैं, जो बुनते रहते हैं. तो आपको अपने उसमें पूरे नज़रिए में उनके इनपुट्स को फिट करके एक कहानी बनानी है. तो उसका जो बैलेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो आपको हर रोज़ वो जुगाली करनी पड़ती है अपने माइंड के अंदर कि इसने जो कहा था वो कहाँ हो सकता है, वो कहाँ जा सकता है. इट्स अ वेरी व्हाट यू कॉल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो मैं और हमारी जो एडिटर हैं गीता सिंह, तो हम जब हमारा ये होता था कि हम सुबह 2 घंटे पहले सारा मटेरियल देखते रहते थे. तो मुझे, क्योंकि मैं इंटरव्यू खुद किया था, तो मुझे याद होता था कि मैंने कहाँ क्या बोला है, किसने क्या कहा है. तो आप गीता वो वाली लाइन लेके आओ, तो वो वाली लाइन देखी, फिर वो भी वाली देखते हैं ये करें. फिर हमने कुछ 3 घंटे का मटेरियल देख लिया, फिर हम उसको टिक कर लेते थे, नंबर 3, 4, 5, 6 ऐसा करके हम उसको निकाल लेते थे. फिर उसको एक स्ट्रक्चर बना के देखते थे, फिर हाँ ये अच्छा लग रहा है. तो इस तरह करते करते ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस वे है. अब कई बार ये इट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर Obviously. आउटसाइडर एंड आंसर द क्या एक्चुअली आप कर रहे हैं, लेकिन वी एग्जैक्टली न्यू. एंड जो ही हमने पहला एपिसोड बनाया तो पहले हम देखा, और हम गुरु जी को नहीं दिखाना चाहते. गुरु मुझे बताओ क्या किया है क्या. तो हमने कहा नहीं आप रुक जाओ, आपको बताएंगे हम. तो हम बड़े चक्कर में थे, मैंने कहा दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए. फिर हमने कहा नहीं दिखा देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हम भी कुछ अपने मूड में हों. सो लेट हिम सी. बट when we saw, both of us were, me and Geeta were both had tears. तो एडिटर और वो देख रहे हैं, डायरेक्टर असिस्टेंट के साथ, और असिस्टेंट भी ऐसे कर रहे थे क्या हो रहा है यार, ये तो कुछ है इसमें है. सर वो बहुत ही ये मैं बात कर रहा हूँ रोशन साहब के उसके एपिसोड की, और मैंने गुड्डू जी को दिखाया. अब गुड्डू जी जो हैं वो बहुत रिएक्ट नहीं करते हैं, बड़ा पोकर फेस से सब चीज़ देखते हैं. ये देखते रहे ख़त्म हुआ तो एवरीबडी वाज क्वाइट. तो हम दोनों बेटेड पैसे में बोला, ओह शिट, ऐसा नहीं बोल रहे यार, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने. वेरी नाइस, एंड आई कुड फील द इमोशन. आई सेड यस, आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. बूम, आफ्टर दैट वी डिडंट स्टॉप. आई सेड अभी हमको समझ में आ गई बात कि कहाँ जा रहे हैं. सर पिता की शाबाशी बहुत ज़रूरी होती है एक बेटे के लिए. वो पहला वक्त कब था जब आपने अपने बेटे ऋतिक रोशन को शाबाशी दी? जब आपने, मैं वो जो मोमेंट था मैं वो आपसे सुनना चाहता हूँ पर्सनली. जब ही मेंशन इन द डॉक्यूमेंट्री आल्सो कि आपकी आवाज़ क्रैक होने लग गई थी और आपने बोला डुगू वी डिड इट, हो गया और कुछ बहुत बड़ा हो गया है, इट्स क्रेजी. सर मुझे वो पूरा एक वो जो मोमेंट था, प्लीज़ मुझे अगर आप बता पाएँ. नहीं, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फ़ोन किया था. मेरे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे पहली पिक्चर के साथ ही है, दे आर लाइक फैमिली. तो मैंने उनसे कहा था कि भाई 12 बजे का शो अब लगाइएगा, 9 बजे मत लगाइएगा सुबह. करण अर्जुन को 9 बजे 6 बजे लगा दिया था, कोयला को 6 बजे लगा दिया था. तो मैंने कहा कहो ना प्यारे को, नया लड़का है नई लड़की है, आप 12 बजे के शो से शुरू करिएगा, जो नॉर्मल टाइमिंग्स है. ओके. सुबह 10 बजे मुझे फ़ोन आ गया कि भाई हमने पिक्चर शुरू कर दी है और हाउसफुल है, और ये रिएक्शन देखिए, ये ऐसा रिएक्शन है. तो मुझे ऑडियो में सुना रहे थे रिएक्शन. फिर दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आया, मैंने आप लोग सबने रिलीज़ कर दी? बोला हाँ, सीपी बिरा, सीआई, राजस्थान, पंजाब, सब जगह रिलीज़ कर दी उन्होंने. फिर मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर इज़ एक्सेप्टेड. तो मैंने ऋतिक को फ़ोन किया, ऋतिक वी हैव डन इट, हाउ बिग वी डोंट नो, बट द पिक्चर हैज़ बीन एक्सेप्टेड.
सर मुझे मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी फ़िल्म्स की, मैं बहुत छोटा था सर। मेरा एक दोस्त था सर, मैं स्कूल से आके सर मैं रोज़ कहो ना प्यार देखता था। मैंने टोटल 46 डेज़ कहो ना प्यार ओह! देखी क्योंकि उसके पास एक ही सीडी थी सर और हमारे घर में डिश नहीं था उस टाइम पे। तो हम लोग रोज़ाना कहो ना प्यार ही देखते थे और हम रोज़ाना देखते थे कि ये एक आदमी मर गया है, अब वापस वही सेम आदमी, क्योंकि सर बच्चे तो समझ ही नहीं आता था एंड वो बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बट आप मान चुके थे उस पहली फ़िल्म की रिलीज़ के बाद कि वो सच में स्टार हैं, वो सच में ग्रीक गॉड हैं? नहीं, 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 वो तो आस्ते-आस्ते पता चला। इतनी खुशी थी कि भई पिक्चर एक्सेप्ट हो गई है और पिक्चर चल रही है, अच्छी कमर्शियली चल रही है। ऐसा कुछ हो रहा है, ये तो किसी को पता नहीं था। सर पिता होते हैं, हर चीज़ के लिए कभी न कभी अपने बच्चों को टोक देते हैं या डाँट देते हैं। ऐसी कुछ चीज़ है उनकी? क्योंकि मुझे तो लगता है वो परफेक्ट है, बट ऐसी कुछ चीज़ है जिसके लिए आप आज भी उन्हें कभी टोक देते हो या डाँट नहीं डाँट देते हो? टोका नहीं, लेकिन जैसे पिक्चर के एक दिन रिलीज़ से पहले हम लोग गए थे हीरा सिनेमा में, जब वो हमारा मेन थिएटर था। तो साउंड वाउंड चेक करने के लिए गए थे। हुँ। तो वहाँ से जब वापस आ रहे थे, तो टीवी पे गाने चल रहे थे उस वक़्त। तो वो गाने बहुत पॉपुलर हो गए थे। तो गाड़ी में मैं देखा कि जब वो मैं चला रहा था, ऋतिक मेरे साथ बैठे हुए थे, तो बहुत से लोग उसको वेव कर रहे थे। ओके, ऐसे-ऐसे वेव कर रहे कैसे? थे। तो ऋतिक नहीं करना था। बोले, "ऋतिक व्हाई नॉट वेविंग टू देम?" "पापा व्हाट आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड।" बोला, "व्हाई एम्बैरेस्ड? दे आर प्रेज़िंग योर वर्क, दे हैव सीन योर वर्क ऑन हुँ। टीवी, दैट्स व्हाई दे आर प्रेज़िंग। यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू देम।" एंड देन ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। आजकल इस नए ज़माने में फ़िल्म मेकिंग के तरीके काफ़ी बदल गए हैं एंड हम देखते हैं कि सिनेमा में बहुत अलग-अलग तरह के बहुत डाइवर्सिफ़ाई कंटेंट अभी आने लगा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो भी नए फ़िल्म मेकर्स आ रहे हैं, उन्हें आप कोई एक ऐसी चीज़ सजेस्ट करना चाहें जिससे सिनेमा और बेहतर हो सके? उन्हें किसी कहिए ड- रोशंस देखें, समझ जाएँगे सर वो तो हाँ, 100% कि इमोशंस के बगैर कोई पिक्चर नहीं होती। दैट्स ट्रू सर। कहानी जब तक दिल के लगेगी नहीं तब तक वो असर नहीं करती है। आप उसमें ये कैमरे की जगलरी या कोई ऊपर नीचे शॉट ले लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो यहाँ पर टच करेगी तो फिर वो उसका शॉट टेकिंग अगर सिंपल भी होगा तो भी वो लोगों को अच्छा लगेगा। फिर लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खेर साहब ने भी उस डॉक्यूमेंट्री में एक जगह पे इंटरव्यू में कहा है कि पता नहीं रोशन साहब क्या करते थे, पता नहीं कैसी वो स्क्रिप्ट लिख, पता नहीं वो क्या बनाते थे, पर वो जब लैंड होती थी वो सभी के इमोशंस पे सही लैंड होती थी और वो इतनी बेहतर लैंड होती थी कि चल जाती थी वो बहुत फिल्म, है ना? तो हम सब कह रहे थे कि यार हम ही गलत थे। बाकी सारी चीज़ें सजावट होती हैं कि आपकी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी है, आपकी अच्छी साउंड इफ़ेक्ट्स हैं या गाने अच्छे म्यूज़िक हैं। गाने अच्छे हैं, वो सब सोने पे सुहागा है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी अगर कहानी जो है, जो अगर दिल को नहीं छू रही है, तो फिर ये बाकी सारी सजावट का कोई फ़ायदा नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू से टू पीपल फॉर रोशंस? आई थिंक ही सेज इज़ बेटर। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ये ज़रूर देखिएगा रोशंस, बिकॉज़ इसके अंदर जैसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है और वो हर चीज़ है जो हर इंसान अपने में ढूँढता है, यानी इमोशन, इन्फॉर्मेशन एंड कन्फर्मेशन। तीनों ये चीज़ इसमें मिलती है आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। बहुत-बहुत अच्छा, शुक्रिया। अच्छा। थैंक यू।